नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सीरीज चल रही है मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग ट्रैक पे ही होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। आपकी एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं, आपको अब तक पता चल गई होंगी। तो एग्जामिनेशन का कंफर्मेशन और अगेन रजिस्ट्रेशन की डेट्स पहले से बता दी जाती हैं। तो मार्च में रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन तैयारी तो पहले से शुरू कर दीजिए। तो हमने तो पहले से आपके साथ में जुड़ के तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। तो मॉड्यूल वाइज सीरीज हमारी चल रही है। मॉड्यूल ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, मॉड्यूल बी पे आ चुके हैं। मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रीवियस सेशंस में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम यूनिट नंबर 12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस। देखो, कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था रिस्क के फ्रेमवर्क की। सबसे पहले क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद रिस्क का क्वांटिफिकेशन यानी कि रिस्क मेजरमेंट होता है। रिस्क मेजरमेंट के बाद रिस्क प्राइसिंग की बात की जाती है, फिर रिस्क मॉनिटरिंग और कंट्रोल की बात करी जाती है, फिर रिस्क मिटिगेशन की बात करी जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। हम आज रिस्क आइडेंटिफिकेशन को डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। तो अगेन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बैंकिंग बिजनेस। ध्यान रखिएगा, बैंक में रिस्क को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि बैंक कितनी बिजनेस लाइंस में काम करता है। टोटल 8 बिजनेस लाइंस हैं, 8 बिजनेस लाइंस हैं, यानी कि बैंक जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा है वो इन बिजनेस लाइंस के अलावा नहीं हो सकती। ये जो 8 बिजनेस लाइंस हैं इनके अलावा नहीं हो सकती, वो मैं डिस्कस करूंगा। और उसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन बिजनेस लाइंस के बिहाफ पर बैंक काम करेंगे, फिर हर एक बिजनेस लाइंस के बिहाफ पर रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो बैंक ऑपरेट करते हैं मल्टीपल बिजनेस लाइंस, जैसे कॉमर्शियल बैंकिंग का काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर रहे हैं, या फिर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। हर एक बिजनेस लाइन को फर्दर डिवाइड किया गया है सब ग्रुप्स में, और सारे सब ग्रुप्स में नंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। यानी कि क्या काम करोगे तो वो किस में आएगा। जैसे रिटेल बैंकिंग में क्या आएगा, यहां पर पर्सनल लोन अगर कोई बैंक ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पर्सनल लोन बांटना। ये एक्टिविटी किसके अंतर्गत आएगी, रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत। डिपॉजिट्स, आपसे डिपॉजिट को अट्रैक्ट करना, ये किस एक्टिविटीज में आएगी, ये अगेन रिटेल बैंकिंग में आएगा। कार्ड्स यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में कोई बैंक डील कर रहा है तो इसको क्या कहोगे, रिटेल बैंकिंग का पार्ट है ये। देन कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो क्या है, बड़े बड़े कंपनियों को लोन बांट रही है कंपनी, जैसे अडानी अंबानी, इस तरीके के नंबर ऑफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनको लोन दिया जा रहा है, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट है। सिंडिकेशन लोन, सिंडिकेशन में क्या होता है, जो बोरोवर होता है, बोरोवर सिंगल होता है और लेंडर यहां पर क्या होते हैं, ठीक है। एक ही बोरोवर को 3 से 4 बैंक जब मिलकर के उधार दे रहे होते हैं तो इसको सिंडिकेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। यही है सिंडिकेशन ऑफ लोन, जहां पर एक सिंगल बोरोवर्स मल्टीपल लेंडर, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज कहां पर कवर होती हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। एडवाइजरी सर्विसेज, कॉर्पोरेट्स को एडवाइज करना कि किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को मैनेज करो, ये सब किसके अंतर्गत, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंतर्गत आता है। द रिस्क एक्सपोजर डिपेंड्स ऑन, जो रिस्क एक्सपोजर है वो किस पे डिपेंड करता है, किस तरीके की बिजनेस लाइन है, उसकी टाइप ऑफ बिजनेस लाइन पर, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर। बिजनेस लाइन किस तरीके की है, अभी आपको सारी बिजनेस लाइंस को और डिटेल में डिस्कस करता हूं, बताता हूं। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्या काम कर रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या है। देन टाइप ऑफ क्लाइंट सेगमेंट, रिटेल है, मिड साइज है, या लार्ज या कॉर्पोरेट है, या HNI सेगमेंट है, जो सेगमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है यहां पर, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इवन इफ द सर्विस अपीयर सिमिलर लाइक अ लोन, एसोसिएटेड रिस्क डिफर बेस्ड ऑन। कई बार क्या होता है, बैंक का काम क्या है, लोन बांटना। लोन में क्या रिस्क हो सकता है, सर्विस सिमिलर दिखती है लेकिन फिर भी रिस्क अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है, एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का लोन दिया गया है, एक व्यक्ति को 10 करोड़ का लोन दिया गया है। लोन तो दोनों को दिया गया है, क्रेडिट रिस्क तो दोनों तरफ है, बट 1 लाख रुपए डूबेगा तो बैंक को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 10 करोड़ या 10 जो आपने 1 बिलियन दे रखा है वो डूब जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई यहां पर साइज ऑफ द क्लाइंट डिपेंड करेगा। जो हम बात करते हैं यहां पर
एसोसिएटेड रिस्क की वो अलग अलग क्यों है? सर्विस तो सिमिलर हो सकती है बट हर एक व्यक्ति से रिलेटेड रिस्क अलग अलग हो सकता है। किस पे डिपेंड करती हैं सब चीजें? साइज ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी कि जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो कितना कठिन है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसमें, क्रेडिट वर्दीनेस, जिस कस्टमर के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। आप देखते हो क्या बैंक एक ही सिविल स्कोर पे लोन देता है? नहीं देता है ना, ठीक है। किसी का सिविल स्कोर 800 हो सकता है, किसी का सिविल स्कोर 750 हो सकता है, किसी का सिविल स्कोर 650 हो सकता है। अब ये तो बैंक डिफाइन करेगा ना कि किसको लोन देना है नहीं देना है, और देना है तो इन तीनों के साथ एसोसिएटेड रिस्क अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए तो रेटिंग अलग अलग है यहां पर। देन इकोनॉमिक सेक्टर, किस इकोनॉमिक सेक्टर के बिहाफ पर काम किया जा रहा है वो भी अगेन याद रखिएगा। अगर डाउनफॉल वाला सेक्टर है तो आप समझ लीजिएगा वहां पर आपको ज्यादा रिस्क है, ठीक है, पैसे डूबने की संभावना ज्यादा है। हेंस रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बैंकिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है वो याद रखिएगा वो कोई रेडीमेड सिस्टम नहीं है। जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, एक साइज बना दिया 28 नंबर 30 नंबर 32 नंबर, वो सभी के लिए फिट होगा, जो भी उस तरीके के हों बता दीजिए। तो वन साइज फिट्स ऑल की कहानी रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए टेलर्ड ट्रांजेक्शन अपनाना पड़ेगा, मतलब टेलर्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी अगर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। टेलर्ड का मतलब, टेलर देखते हो ना, हर एक व्यक्ति जो जाता है उसका साइज नाप लेकर के उसके अकॉर्डिंग बना देता है। इसी के लिए ठीक है, शुरुआत में, अब तो खैर ज्यादा रेडीमेड ने अपने आप को इंप्रूव कर लिया है, लेकिन वरना शुरुआत में आप देखते हो, आप अपने फादर से पूछ लीजिएगा, घर में कपड़े ज्यादातर वो सिलवाते थे। सिले सिलाए कपड़े एट दैट टाइम कम मिलते थे, कपड़ों की दुकानें ज्यादा होती थी, लोग कपड़े खरीद करके टेलर के पास सिलवाने जाते थे। अब क्या है, लोगों को पहनना है जीन्स वगैरह, ठीक है, तो वो सब चीजें। और अगेन मिडिल साइज इकोनॉमी भारत में ज्यादा है और मिडिल साइज वालों के लिए पैसे की बात आती है, तो अब जो है जितने में अच्छा टेलर सिलाई लेता है उतने में लोगों को कपड़े मिल जाते हैं। एक शर्ट की सिलवाई जितनी है ना, इतने में रेडीमेड कपड़ा भी मिल जाता है, तो दैट्स वाई सिलाई महंगी होने के कारण एक तो ये सिस्टम खत्म हो गया। खैर, मैं मुद्दे की जो बात कर रहा हूं वो मुद्दा समझ लीजिएगा, वहां मत जाइए। मेन मुद्दा है कि रिस्क का आइडेंटिफिकेशन अब वन साइज फिट्स ऑल की कहानी नहीं है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में अब क्या चाहिए? रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमें सेगमेंट देखना है और टेलर्ड अप्रोच अपनानी है। अब यहां पर देख लीजिएगा बिजनेस लाइन, और उस बिजनेस लाइन के सब ग्रुप्स क्या होते हैं और उनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक्टिविटीज को एग्जांपल में देकर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि अगेन कम्स अंडर दिस बिजनेस लाइन, ठीक है, कम्स अंडर विच बिजनेस लाइन, ये आपको बताना पड़ेगा यहां पर। तो समझिएगा यहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंस की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कॉर्पोरेट फाइनेंस आता है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट फाइनेंस आता है, मर्चेंट बैंकिंग आती है, एडवाइजरी सर्विसेज आती है। ये सब ग्रुप्स है, इन चारों ग्रुप्स को क्या कहा जाएगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। और एक्टिविटीज क्या है? जैसे अगर कोई बैंक मर्जर और एक्विजिशन में डील कर रहा है, यानी कि द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये। अंडर राइटिंग या प्राइवेटाइजेशन या सिक्योरिटाइजेशन में डील कर रहा है, रिसर्च या डेट यानी कि गवर्नमेंट या हाई यील्ड में डिस्कस कर रहा है, इक्विटी, सिंडिकेशन, आईपीओ, सेकेंडरी प्राइवेट प्लेसमेंट में काम कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर कोई बैंक कर रहा है, इसका मतलब वो किस बिजनेस लाइन में आएगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस में। हम और आप लोग ज्यादातर इससे जुड़े हैं, रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, कार्ड सर्विसेज, तो हमें रिटेल बैंकिंग कहा जाता है। ये तीनों सर्विसेज रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट है। आप प्राइवेट बैंकिंग कह लीजिए, वो भी किसका पार्ट है? रिटेल बैंकिंग का। कार्ड सर्विसेज रिटेल बैंकिंग का पार्ट है, रिटेल बैंकिंग तो रिटेल बैंकिंग का पार्ट ही है। और क्या क्या हो सकते हैं? लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट एंड स्टेट्स, तो ट्रेडिंग एंड सेल्स, ये भी एक बिजनेस लाइन है। तो सेल्स, मार्केट मेकिंग, प्रोप्राइटरी पोजीशंस, ट्रेजरी, ये सारे के सारे काम जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रेडिंग और सेल्स में। अब एक्टिविटीज, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंजेस, कमोडिटीज, क्रेडिट, फंडिंग, ओन पोजीशन सिक्योरिटीज, लेंडिंग एंड रेपोज, ब्रोकरेजेस, डेट, प्राइम ब्रोकरेजेस, ये सब चीजें समझ में आ रही है बात? तो टोटल 8 बिजनेस लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप देख सकते हो। हर एक बिजनेस लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर है कॉमर्शियल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग में क्या आएगा? इसका सब ग्रुप एक ही है, कॉमर्शियल बैंकिंग।
प्रोजेक्ट फाइनेंस, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, फैक्टरिंग, लीजिंग, लेंडिंग, गारंटी, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो भी बैंक इसमें डील कर रहे हो वो सब कॉमर्शियल बैंकिंग के अंतर्गत आएंगे। आगे बात समझ में? देन पेमेंट एंड सेटलमेंट, तो एक्सटर्नल क्लाइंट्स, पेमेंट एंड कलेक्शंस, फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग, सेटलमेंट, ये सारी चीजें, मतलब इन सारी एक्टिविटीज को आप देख लीजिएगा। ये सारी एक्टिविटीज के जो सब ग्रुप्स हैं और बिजनेस लाइंस हैं, और बिजनेस लाइंस हैं। यहां पर ये बिजनेस लाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या है, फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बैंकिंग बिजनेस लाइंस मे बी ब्रॉडली, ये जो बैंकिंग बिजनेस लाइन है ये 3 बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली बुक यहां पर है बैंकिंग बुक। देखो बैंकिंग बुक में क्या आएगा, बैंकिंग बुक में वो सब चीजें आती हैं जो क्या रखा जाता है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। समझ गए कि नहीं? यानी कि अगेन बैंकिंग बुक में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन ट्रांजैक्शंस की लिमिट मैच्योरिटी तक रहेगी। यानी कि मान जैसे मैंने एफडी में निवेश किया है, अब एफडी इन जनरली मैं कब तक रखूंगा अपने पास, जब तक मैच्योर नहीं हो जाती। ठीक है, तो वो क्या है, बैंक एफडी के ट्रांजैक्शंस को कहां मेंटेन करेंगे, बैंकिंग बुक में मेंटेन करेंगे। जो लोन वगैरह दे रहे हैं वो कहां मेंटेन करेंगे, बैंकिंग बुक में मेंटेन करेंगे। तो बैंकिंग बुक है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में वो चीजें आती हैं जिनमें ट्रेड करना है, व्यापार करना है, यानी कि शेयर्स वगैरह में जो भी काम कर रहे हैं वो सब ट्रेडिंग बुक में मेंशन्ड होगा। ट्रेडिंग बुक यानी कि इन बिटवीन डेली उनकी वैल्यू बदल रही है, और ऑफ बैलेंस शीट यानी कि जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते हो। तो बैंकिंग बुक में क्या क्या आता है, बैंकिंग बुक इंक्लूड करता है ऑल एडवांसेस, सभी प्रकार के लोन्स, डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स विच यूजुअली अराइज फ्रॉम कॉमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस। ये कहां से आ रहे हैं, कॉमर्शियल और रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस से। सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज बैंकिंग बुक्स में किस तरीके से होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी तक आप अपने पास रखोगे, बीच में बेचने का ऑप्शन ही नहीं है। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड, एक्रूअल का मतलब क्या है, जैसे ही कंफर्मेशन हुआ आप इनकम को रिकॉग्नाइज कर दो, इनकम को रिकॉग्नाइज कर दो, ये होता है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जैसे किसी की लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो 1 दिसंबर को जाती है, अब 1 दिसंबर को उसने नहीं पे किया, पे भले 5 दिसंबर को किया हो, हम अकाउंटिंग बुक्स में 1 दिसंबर दिखा देंगे। ये है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये तब तक चलता है जब तक कोई एसेट एनपीए नहीं बन जाती। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एमटीएम, यानी कि मार्क टू मार्केट, इनकी वैल्यू बाजार आधारित नहीं होती है कि हर दिन इनकी वैल्यू बदल रही हो। दे अट्रैक्ट कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क एंड नॉट ऑन मार्केट रिस्क। इन पर जो कैपिटल चार्ज अप्लाइड होता है, यानी इनके बिहाफ पर जो बैंक कैपिटल चार्ज रखेगा वो क्या कहेगा, कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क नहीं है ये क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क नहीं, ध्यान रखिएगा। देन ट्रेडिंग बुक्स, ट्रेडिंग बुक्स में नाम ही है ट्रेडिंग, तो याद रखिएगा हम यहां पर क्या डिस्कस करते हैं, मार्क टू मार्केट सेगमेंट, मार्क टू मार्केट सेगमेंट। जैसे किसी शेयर्स में मैंने निवेश किया है, अब समझ लीजिएगा मैं शेयर सेल करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसकी वैल्यू हर दिन बदल रही है। हर दिन हमारा जो पोर्टफोलियो है, आप उस पोर्टफोलियो में देख सकते हो हरा या लाल आपको दिख सकता है, वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड गेन, यानी कि वसूल तो नहीं हुआ है, आपको वसूल बाद में हो जाएगा, बट अभी ये कंफर्मेशन नहीं हमारे पास। तो यहां पर हम क्या क्या मेंशन करते हैं समझ लीजिएगा। ट्रेडिंग बुक उन सारी एसेट्स को इंक्लूड करती है दैट्स आर मार्केटेबल, जिनको बाजार में बेचा जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है मार्केट में, कॉन्ट्रेरी टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हेल्ड इन द बैंकिंग बुक्स। बैंकिंग बुक के जस्ट अपोजिट जो एसेट्स हैं वो यहां पर रखी जाती हैं जिनका मार्क टू मार्केट वैल्यू होती है। दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी, अगेन ध्यान रखिएगा इन एसेट्स को मेच्योरिटी तक का इंतजार नहीं किया जाता है। जैसे शेयर्स की कोई मेच्योरिटी होती है, मुझे बता दीजिएगा, एक शेयर मैंने खरीदा, क्या वो शेयर 5 साल में मेच्योर हो जाएगा, मुझे 5 साल बाद पैसा मिल जाएगा, नहीं, कोई मेच्योरिटी नहीं है। आप जब चाहें तब क्या कर सकते हो, सेल। म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में,
मैंने निवेश कर दिया, अब जब चाहूं तब पैसे निकाल सकता हूं। उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं, अगर 50 साल पड़ा रहेगा तो 50 साल तक बढ़ता रहेगा, कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो अगेन नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। और पोजीशन को कभी भी लिक्विडेट कर सकता हूं मार्केट में। लिक्विडेट का मतलब होता है उसको सेल आउट कर देना फॉर अ सर्टेन पीरियड। ऑफ बैलेंस शीट का मतलब यह है जो बैलेंस शीट के फुट नोट में मेंशन किया जाता है, बैलेंस शीट के फुट नोट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो चीजें बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होती हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट कंपनी की बनाई जाती है, उस कंपनी के बैलेंस शीट में हमने कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये एसेट्स, सॉरी 2 कॉलम बन गए यहां पर, हाँ, ये है कंपनी की बैलेंस शीट मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अगेन एसेट्स, सॉरी इधर लायबिलिटी आएगा, लायबिलिटी एसेट्स, ठीक है, यहां पर मेंशन नहीं होती है। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाता है। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक जो भी गारंटी इशू किया जाता है, ठीक है, कमिटमेंट देता है बैंक, कमिटमेंट का मतलब क्रेडिट लाइंस देता है बैंक, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है बैंक्स, यानी कि यहां पर सारी चीजें कंटिंजेंट होती हैं। कंटिंजेंट का मतलब क्या है, इन फ्यूचर अराइज हो सकती है। जैसे मैंने अपने दोस्त के लोन की गारंटी ली है, तो मैंने अपने दोस्त के लोन की गारंटी जो ली है, वो मेरे ऊपर लायबिलिटी कब आएगी, क्या मैं उसको अपने पास दिखाऊंगा कि मेरी लायबिलिटी है, नहीं, लायबिलिटी तो मेरे दोस्त की है ना। मैं कब पे करूंगा, जब मेरा दोस्त डिफॉल्ट कर जाएगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है मेरी, इन फ्यूचर कभी भी अराइज हो सकती है। जिस दिन मेरा फ्रेंड डिफॉल्ट करेगा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। तो ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं सारे के सारे। इन्हीं कंटिंजेंसी, ये कंटिंजेंसी जो है रेवेन्यू को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं। जो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है बैंक की, वो एडवर्सली क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अ बैंक में है परचेज इंश्योरेंस और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन नेगेटिव इवेंट्स। जैसे आप या बैंक इंश्योरेंस परचेज करता है ना, ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में ही तो आपने किया है। जैसे मैंने कार इंश्योरेंस लिया, इसका क्या मतलब है, कार में कोई डैमेज आएगा तो मेरी लायबिलिटी बनेगी ना उस डैमेज को सही कराना, उसके लिए इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी लेगी उसको सही कराने की। तो हियर बैंक्स आर बेनिफिशियरीज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंटीजेंसीज। डेरिवेटिव्स हो गए आर ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर्स। डेरिवेटिव्स में क्या आता है, स्वैप है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। इनको डिटेल में अगर जानना हो तो प्रीवियस टॉपिक्स में फॉरवर्ड क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप क्या होते हैं, स्वैप कितने प्रकार के होते हैं, सब डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये जो टास्क है बैंकों की, अलग अलग रिस्क पे हम करते हैं, क्रेडिट रिस्क का अलग, मार्केट रिस्क का अलग, ऑपरेशनल रिस्क का अलग। लेकिन ओवरऑल याद रखिएगा ये वन साइज फिट्स ऑल की कॉन्सेप्ट में नहीं है, कस्टमाइजेशन है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे इंफॉर्मेशन है सीआईबी महापैक की, आप महापैक से जुड़िए हमारे पेड बैचेस में। महापैक आपको एक्सेस देता है प्रीवियसली जो बैच हमारे हैं उनका भी, इन फ्यूचर जो लॉन्च करेंगे उनका भी, और करंट जो चल रहे हैं उनका भी। इसलिए ये 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आता है। वर्तमान प्राइजेस जो 24 मंथ्स के लिए 6999 चल रहा है, 12 मंथ के लिए 4999 चल रहा है, 6 मंथ के लिए 3499 चल रहा है। फाउंडेशन बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, सीआईबी फाउंडेशन बैच। रेगुलर प्लान 2499 का है, प्रो प्लान 2999 का है। फाउंडेशन जहां पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिटेल में कराया जाएगा। समर्थ समर 2.0 ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बैच है, आप जुड़ सकते हैं वहां पर। ये आपके लिए नहीं है, ये जेआईबी के लिए बुक्स हैं, ठीक है, ये जेआईबी के लिए है। तो दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।